Good morning. Today is 22nd October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. जो हमारा पहला आर्टिकल है वो चाइनीज़ इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में है। तो इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? देखिए, पिछले कुछ समय से ये स्पेकुलेशन चल रहा है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन कर रही है। काफ़ी सिग्नल्स देखने को मिले। चाइना की जो शेयर मार्केट है वो क्रैश हो गई थी और जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी कम हो गई थी। और फिलहाल देखने को आ रहा था कि इंडिया अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। तो 3-4 रीजन्स जो इसके इंपॉर्टेंट रीजन्स थे वो ये थे कि इन्होंने अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक गेस्टेशन पीरियड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप पैसा लगाते हैं तो रिटर्न्स आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एक क्रेडिट लेवल इन्होंने बहुत ज़्यादा दे दिए थे, यानी जो लोन वगैरह बहुत ज़्यादा दे दिए थे। तो एक लेवल के बाद में एनपीएस हो गए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो हो गए थे, बैड लोन्स में वो कन्वर्ट हो गए थे। तो आप क्या सोचते हैं, बैड लोन्स की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में है? बैड लोन्स की प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं और चाइना में तो ये बहुत ज़्यादा है। और अभी देखिए फ़िलहाल में क्या देखने को आया। फ़िलहाल में एक लेटेस्ट इन्होंने जीडीपी के डेटा रिलीज़ किए और थर्ड क्वार्टर में इनकी जो इकोनॉमी ग्रो करी है वो 6.7% से ग्रो करी है। तो एक ये अच्छा सिग्नल है। तो एक जो फिर से ये इनकी इकोनॉमी ट्रैक पर आ रही है, दो इसके मेन रीजंस हैं। एक तो वहाँ पे प्रॉपर्टी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और बहुत ज़्यादा बूम पर है प्रॉपर्टी मार्केट। इसकी वजह से अब इनकी ग्रोथ रेट है वो 6.7% है। दूसरा, पंप प्राइमिंग ये कर रहे हैं अभी। तो ये प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ पंप प्राइमिंग। तो इसमें वो 4 ऑप्शंस देंगे कि कौन सी सिचुएशन में पंप प्राइमिंग हो सकती है। टैक्स रेट्स बढ़ाएं तो ये पंप प्राइमिंग है, टैक्स रेट्स घटाएं ये पंप प्राइमिंग है या कि नहीं है। तो देख लेते हैं पंप प्राइमिंग होती क्या है। देखिए, जब रिसेशन में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ करता है, स्पेंडिंग कैसे भी इंक्रीज़ कर सकता है। अगर आप टैक्स रेट्स कम कर देंगे तो ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा और इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आप टैक्स कम कर देंगे तो भी ज़्यादा पैसा आएगा। यानी कहने का मतलब है कि ज़्यादा पैसा मार्केट में लाना है वो टैक्स रेट्स कम करके भी लाया जा सकता है और किसी वजह से भी लाया जा सकता है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम पंप प्राइमिंग। ज़्यादातर इसे रिसेशन में यूज होता है। देखिए, रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में मार्केट में पैसों की कमी आ जाती है। तो मार्केट में अगर पैसों की कमी है तो नए स्टार्टअप्स नहीं आएंगे। फ्लिपकार्ट और जो छोटी मोटी कंपनियां हैं ये नहीं आएंगी मार्केट में। तो ये नहीं आएंगी तो एक लेवल के बाद में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इफेक्ट होएगी और जो हमारी ग्रोथ रेट है वो इफेक्ट होएगी। तो गवर्नमेंट रिसेशन में ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में उतारा जाए और ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले छोटे छोटे स्टार्टअप्स को और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्टाब्लिश हों। जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स इस्टाब्लिश होंगे, जितने ज़्यादा उनको लोन मिलेगा, उतनी ग्रोथ रेट हमारी ज़्यादा होगी। तो फिलहाल चाइना ने यही किया। चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा पैसा उतार दिया मार्केट में टैक्स रेट्स कम करके। तो एक पंप प्राइमिंग इन्होंने की और लास्ट 2 क्वार्टर्स से एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है वहाँ पे। यानी ना सिर्फ इस क्वार्टर में, पिछले 2 क्वार्टर्स में भी 7% के आसपास उनकी ग्रोथ रेट रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी जो है ट्रैक पर भी है, इवन स्टेबिलिटी भी देखने को मिल रही है लास्ट 3 क्वार्टर से। एक रीबैलेंसिंग वहाँ पर हो रही है चाइनीज़ इकोनॉमी में। रीबैलेंसिंग किन किन के बीच में हो रही है अभी देखते हैं। देखिए, अभी जो चाइना की इकोनॉमी है वो प्रोडक्शन प्लस में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। जैसे सिंपल टर्म्स में देखिए, अब चाइना क्या करता है, चाइना छोटे छोटे खिलौने बनाता है। अब इंडिया में देख लीजिए, दिवाली आएगी, दिवाली में चाइनीज़ लाइट्स, चाइनीज़ दिए भी आजकल तो चाइनीज़ दिए, चाइनीज़ मोमबत्ती ये सब है इंडिया में भेज देता है। वो सस्ती चीज़ें हैं इंडिया में उतार दी। यानी चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। सस्ता माल बनाओ और दूसरे देशों में भेज दो, पैसा कमाओ। लेकिन अब चाइना को समझ में आ गया ये मॉडल ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक लेवल के बाद में दूसरी कंट्रीज़ ना बैन कर देते हैं। अब इंडिया ने चाइनीज़ खिलौने, सस्ते खिलौने अब ये बैन कर दिए। तो इस एक हिसाब से अगर ये सारी गवर्नमेंट्स ने धीरे धीरे इनके चाइनीज़ के सस्ते माल को बैन कर दिया तो उनकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो चाइना को समझ में आ गया ये मॉडल अच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाएं दूसरे देश, हम खुद ही डोमेस्टिकली, इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हम खुद ही कंज्यूम कर लेंगे। और दूसरा, ये सर्विस ओरिएंटेड अपनी बनाना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को। तो ये याद रखिए, ये मेंस में बहुत अच्छे लिखने के लिए लाइन है। नाउ दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर इकोनॉमी फ्रॉम द प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टू द डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड द सर्विस ओरिएंटेड। सो दिस इज द बिग चेंज दे आर ब्रिंगिंग इन देयर इकोनॉमी। और अब बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उभरता है, वो करेंगे कैसे, हाउ दे विल डू डैट। देखिए, वो एक ना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका क्रिएट होएगा उतना ज़्यादा वहाँ पर ग्रोथ रेट आएगी और उतने ज़्यादा स्टार्टअप्स आएंगे। और वो देखिए, अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, उनका इकोनॉमी अच्छे से दूसरे कंसिस्टेंटली ग्रो करेगी तो वो ज़्यादा कंज्यूम भी करेगी। तो ये रीज़न आप कह सकते हैं। दूसरा, रिजल्ट क्या है, यानी वो स्टेप्स अभी उठा रहे हैं तो उसका कुछ रिजल्ट निकला है अभी या नहीं निकला।
कुछ तो देखिए सक्सेस वहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन एक कंसर्न्स भी हैं। जो ये क्रेडिट देते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, उसके कुछ कंसर्न्स भी हैं। तो कंसर्न देख लेते हैं कौन से कंसर्न हैं। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट एक लेवल के बाद में नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। इवन IMF ने, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने भी चाइना को अभी सावधान किया था कि आपका जो क्रेडिट बूम है, क्रेडिट बूम देख लेते हैं क्या होता है। बेसिक लेवल में क्रेडिट बूम क्या होता है, क्रेडिट का गुब्बारा वहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, यानी आप क्रेडिट देते जा रहे हो, धड़ाधड़ क्रेडिट आप दे रहे हो, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो एक लेवल के बाद में आपकी जो अभी की ग्रोथ रेट है वो आपने खुद ही धक्के से पैदा की हुई है क्रेडिट दे के, लेकिन असल में वो NPS में कन्वर्ट हो रही है, वो रिटर्न्स नहीं दे रहा है वो जो क्रेडिट आप लोगों को दे रहे हो। यानी आप स्टार्टअप्स पे कोई भी छोटी मोटी कंपनी वहाँ पे खोलना चाहता है तो वहाँ पे उसको आप लोन दे रहे हो, लेकिन अब वो छोटी मोटी कंपनी जिनको आप लोन दे रहे हो उनसे आप दिखाने के लिए आप क्रेडिट दे रहे हो, तो एक ग्रोथ रेट तो आ रही है, लेकिन एक लेवल के बाद में वो आपको रिटर्न्स नहीं देंगे, तो आपका जो क्रेडिट का गुब्बारा है वो गुब्बारा टूट जाएगा। ऐसा ही हुआ था जापान के साथ में। जापान का देखिए जो 80-90 का दशक था वो उसको लोस्ट डेकेड कहा जाता है। इस टाइम पे क्या हुआ था, जापान में भी एक ना क्रेडिट बूम आ गया था, यानी उन्होंने बूम क्रेडिट दिया था बहुत ज़्यादा छोटी मोटी कंपनीज़ को, और वो एक लेवल के बाद में वो रिटर्न्स दे नहीं सकी थी और वहाँ वो गुब्बारा फूट गया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जापान एक लेवल में इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, ऐसा लग रहा था वो USA को भी पीछे छोड़ देगा। फिर आया ये 80-90 का लोस्ट डेकेड। ये जो दशक था 80 से 90 का, ये इसने जापान को तोड़ के रख दिया, यानी अभी जापान 3rd लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट जो भी इकोनॉमी है वो इसी लोस्ट डेकेड की वजह से है। अगर ये नहीं आता तो जापान अभी USA से भी ऊपर होता। तो अभी चाइना को भी यही डर है कि उसके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, और क्योंकि उसको पता है इसके जो लोस्ट डेकेड के जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही खतरनाक थे। तो IMF क्या कहता है, IMF कहता है देखिए डिफ़िकल्ट तो है चेंज लाना, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन क्विकली आपको एक्शन लेने होंगे, अगर देर हुई तो अदरवाइज आपकी इकोनॉमी भी डामाडोल सिचुएशन में आ जाएगी। तो IMF सजेशन देता है कि अभी जल्दी से जल्दी ऐसी कंपनीज को रिकॉग्नाइज करिए जो कुछ रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं और जिनको लोन दिया गया है वो बैड लोन्स में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुके हैं और वो वापस नहीं देंगे आपको लोन्स। यानी कहने का मतलब है जो माल्या जैसी कंपनीज हैं, किंगफिशर जैसी कंपनीज है, वो चाइना में भी हैं, और IMF सजेशन देता है चाइना को कि आप भी जैसे इंडिया ने किया, आप भी माल्या जैसी कंपनीज को रिकॉग्नाइज कीजिए जल्द से जल्द। 10 ट्रिलियन की देखिए चाइना की इकोनॉमी है, रीबैलेंसिंग है, तो एक चैलेंज तो होगा ही, लेकिन डेफिनेटली चाइना आपको पता ही है जुगाड़ बिठा ही देगा कोई ना कोई। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है वो LPG रिफॉर्म्स के बारे में है। LPG रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 1991 में ये रिफॉर्म्स आए थे। और अब ये आर्टिकल, पूरा का आर्टिकल इस बारे में है नरसिम्हा राव का क्या रोल था। नरसिम्हा राव उस टाइम पर PM थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1991 में, उनका क्या रोल था, उन्होंने कुछ रोल निभाया या फिर वो अपने आप से रिफॉर्म्स आ गए, कुछ ऑलमोस्ट इसी बारे में ये आर्टिकल है। कंटेक्स्ट तो यही है, 25 ईयर्स पूरे हो रहे हैं अभी 1991 रिफॉर्म्स के, 2016 चल रहा है और 25 साल इसको पूरे हो गए हैं। तो उस टाइम पर PM कौन थे, PM थे हमारे नरसिम्हा राव। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन ये बनता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनकी लिगेसी के बारे में पूछा जा सकता है, रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए आजकल मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो किताबों में मिलते ही नहीं है। अब नरसिम्हा राव का बहुत कम किताबों में मिलेगा, विपिन चंद्रा की किताब में मिल सकता है लेकिन काफ़ी कम किताबों में मिलता है, तो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए UPSC का आजकल फंडा क्या है, UPSC का फंडा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर से पूछो, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका मेन फंडा यही है जो 24 घंटे घर बैठ के यानी जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं, उनको डिमोटिवेट करो, ताकि यूथ जो है अपना एक यू कैन से दैट जवानी के 3-4 साल ख़राब ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यानी जो लोग जॉब कर रहे हैं, एक सिंपली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाए, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन न्यूज़पेपर में पूछते हैं। अभी देखिए आप पिछले साल 2 साल का मेंस का देखिए, सारे क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से, इस साल का प्रीलिम का देखिए, सारे क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से। तो यही बात है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा, देखिए सब कुछ न्यूज़पेपर में एक लेवल के बाद आता नहीं है, तो हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी न्यूज़पेपर से इशू रिकॉग्नाइज करो, कौन कौन से इशू न्यूज़ में है और उन पे ज़्यादा रिसर्च करो। किताबों में भी, ट्रेडिशनल जो किताबें हैं उनमें भी रिसर्च करो और न्यूज़पेपर में भी रिसर्च करो और इंटरनेट पे भी रिसर्च करो। आने वाले दिनों में हमारी स्ट्रेटजी यही होगी, न्यूज़पेपर से इशू रिकॉग्नाइज करो, इंपॉर्टेंट जो कुछ आ रहा है पहले उसको पढ़ो, इसके अलावा और भी ज़्यादा वाइड कवरेज मैगजीन से, इंटरनेट से और यहाँ वहाँ से। तो अब देखिए हेल्म में क्या है,
उस टाइम जो नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव थे उस टाइम पे, जब उनके टाइम पे दो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई। एक तो घटनाएं थे, देखिए, एंटी सिख वायलेंस हुआ 1984 में। इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके विरोध में निर्दोष सिखों की जो उनकी हत्या की गई थी और राइट्स हुए थे उस टाइम पे। और 1992 में भी एक बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, तब भी राइट्स हुए थे बहुत ज़्यादा, तब भी इन पर आरोप लगा था। इन दोनों घटनाओं में देखिए, इस 1984 में ये क्या थे, होम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। लॉ एंड ऑर्डर की जो दिल्ली पुलिस थी वो अभी इनके होम मिनिस्टर के हाथ में होती है। देखिए, अब देखिए, राजनाथ सिंह हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो दिल्ली पुलिस इनके अंदर में आती है। तो उस टाइम पे नरसिम्हा राव हमारे होम मिनिस्टर से एंटी सिख वायलेंस के दौरान में, तब भी ये उनकी दिल्ली पुलिस इनके हाथ में थी। और बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी और राइट्स हुए थे उसके बाद में, तब भी ये जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, इन दोनों घटनाओं में इनका आरोप लगा कि इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। यानी जब एंटी सिख वायलेंस हुआ था तब भी इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, और बाबरी मस्जिद के बाद में जो राइट्स हुए थे या इससे पहले जो सिचुएशन प्रोड्यूस हुई थी, तब भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यानी इस घटना को रोका जा सकता था अगर कुछ ये अच्छा एक्शन उठाते तो। अब देखिए, इन्होंने उस टाइम पे क्या किया, इन्होंने उस टाइम पे रिलीजियस, ऐसा आर्टिकल लिखने वाले लिखते हैं, जो रिलीजन के बाबाज और हैं, इन पर रिलाई किया, और रिलीजियस सेंट्स इन पर रिलाई किया कि आप समझाइए जो अशांति फैला रहे हैं उन लोगों पर। यानी इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम नहीं किया उस टाइम पर, और एक एज ए, मतलब ये कंट्रोवर्शियल सी बात है जो आर्टिकल लिखने वाले लिख रहे हैं। दोनों टाइम में देखिए, इनके पास इमेंस पावर्स थी, अगर कुछ चाहते तो कुछ अच्छा कदम उठा सकते थे, यानी इन दोनों घटनाओं को रोका जा सकता था। अब क्या है, हम इतिहास में इन दोनों घटनाओं को भूल गए हैं। यानी जो इनएक्शन नरसिम्हा राव ने इन दोनों घटनाओं में निभाया, उनको भूलकर हम अब उन्हें याद रखते हैं कि उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, यानी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई मरे हुए आदमी को क्रिटिसाइज़ करता है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स को में you can say that now we remember only for the role he played in the LPG reforms, and we have forgot him like role or inaction he played in the two important violent incidences. One is of anti-Sikh violence and second is when the Babri Masjid was demolished. तो एक्चुअली अब क्वेश्चन उठता है, क्या उन्होंने सच में कुछ ऐसा एलपीजी में रोल निभाया था या नहीं निभाया था। अब तीसरी घटना पे भी इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि एलपीजी में भी इनका कुछ रोल था ही नहीं, और एलपीजी रिफॉर्म्स पहले से चले आ रहे थे और इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। तो अब कुछ कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स का 1991 में जब वो आए थे। देखिए, जब जो ये आए थे एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में, तब क्या था, सोशलिज्म तो जो था ईस्टर्न यूरोप में वो ख़त्म हो रहा था। यानी आप देखिए, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा था। कंटेक्स्ट ये ऑलमोस्ट 90 के आसपास में यूएसएसआर या तो डिसइंटीग्रेट हो गया था या फिर उनकी घटनाएं चल रही थी, यानी प्रोटेस्ट चल रहे थे होने के लिए। यानी 1991 से पहले प्रोटेस्ट चल रहे थे, 91 के बाद में हो गया था डिसइंटीग्रेट। तो वहाँ पे भी जो सोशलिज्म की कंट्रीज़ थे, जो ईस्टर्न यूरोप में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, तो वहाँ भी जो सोशलिज्म जा रहा था और कैपिटलिज्म आ रहा था। कैपिटलिज्म का मतलब यही है एलपीजी। तो और देख लीजिए, ग्लोबल पूरे के पूरे जो ग्लोबल मार्केट है वो शिफ्ट हो रही थी मार्केट की तरफ में। यानी मार्केट प्राइवेटाइजेशन सब कुछ हो, होली शोली इनकी चले। और इवन चाइनीज़ भी, बाकी छोड़िए आप, चाइनीज़ ने भी अपनी पॉलिसी चेंज कर ली थी। चाइनीज़ तो एक कटर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री आप कह सकते हैं, जब इन्होंने भी अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली थी। तो ये कंटेक्स्ट था, ये सर्कमस्टांसिस थी। यानी पूरा का पूरा वर्ल्ड ही एलपीजी की तरफ जा रहा था। तो इंडिया भी कोई दूध का धूला थोड़ी था, इंडिया को भी जाना ही था। अब हुआ क्या उसके बाद में, तो इंडिया ने जो चेंज लाया वो चेंज 1991 से पहले राजीव गांधी ने थोड़ा थोड़ा लाना स्टार्ट कर दिया था। यानी राजीव गांधी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना स्टार्ट हो गए थे। बस एक कैटलिस्ट की जरूरत थी। कैटलिस्ट किसने प्रोवाइड किया, हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए। क्यों आए, उसके अलग रीजन है, इस आर्टिकल में नहीं दिए, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज के लिए आप देख लेते हो। उस टाइम पे क्या हुआ था, तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। ऑयल क्राइसिस उस टाइम पे आए थे, और इंडिया के पास में बिल्कुल भी फॉरेन करेंसी सारी की सारी खत्म हो गई थी। उस टाइम पे इतना रेमिटेंसेस भी नहीं आते थे। ऑयल क्राइसिस के कारण में वो इंडिया में आ गए थे, वो मिडिल ईस्ट से लोग। तो एक लेवल के बाद में हमारे पास में कुछ फॉरेन करेंसी थी नहीं तेल वगैरह खर्चने के लिए। और भी इसके बहुत सारे रीजन है क्राइसिस क्यों आए। तो हमें तेल खरीदने के लिए और जो इंपोर्ट करते थे उनको पैसा वापस देने के लिए आईएमएफ से लोन की ज़रूरत पड़ी। आईएमएफ ने लोन तो दिया, लेकिन उसने अपनी कंडीशंस भी लगाई, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आप जिसे कहते हैं। इन्होंने कंडीशन ये लगाई कि आप अपनी इकोनॉमी को सुधारिए,
एलपीजी लाइए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ आप अपनी इकोनॉमी ले जाइए। तो इसमें इस सारी प्रोसेस में राव ने क्या रोल निभाया? अभी तक आप देख रहे हैं कुछ रोल नहीं उन्होंने निभाया। रोल तो सारा इनका ही था। मोन्टेक सिंह, आहलूवालिया और मनमोहन सिंह उस टाइम पर ये थे, हमारे फिनेंस मिनिस्टर थे, और ये शायद प्लानिंग कमीशन से थे। तो इन्होंने रोल निभाया, तो इनका तो कुछ रोल था ही नहीं। तो अब देखिए, इनका एक्चुअली रोल था वो भी बहुत थोड़ा, ये सरकाज़म में ही लिखते हैं। स्टेबल गवर्नमेंट इन्होंने प्रोवाइड की। फ्रेगमेंटेशन था उस टाइम पर, छोटी मोटी एक साल की गवर्नमेंट उस टाइम पर आ रही थी। तो इनका रोल सिर्फ इतना था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आई 5 साल के लिए। 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई तो एक टाइम मिल गया गवर्नमेंट को ये रिफॉर्म्स लाने का। तो अच्छे से ये आ सकी। तो ये 5 साल में आप कह सकते हैं कि 5 साल की जो सत्ता इन्होंने दी, स्टेबिलिटी दी। देखिए उस टाइम पर क्या था, फ्रेगमेंटेशन चल रहा था। अगर लेफ्ट की गवर्नमेंट होती उस टाइम पे, लेफ्ट मतलब जो ये हमारे ये हैं सीपीआई वाले हैं। सीपीआई तो आपको पता है हमेशा सोशलिज्म की बात करता है, यानी कैपिटलिज्म, मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ है। अगर उस टाइम पर लेफ्ट सत्ता में होती तो क्या वो रिफॉर्म आ पाते एलपीजी वाले? कभी भी नहीं आ पाते, क्योंकि वो तो एलपीजी के सख्त खिलाफ हैं। तो बाकी तो देखिए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैं उन्होंने फोर्स कर दिया इंडिया को रिफॉर्म लाने के लिए, यानी किसी ने रिफॉर्म लाए ही नहीं। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया के लिए पैदा हो गए थे, इंडिया इंपोर्ट कर ही नहीं सकती थी कुछ। तो आप कह सकते हैं सर्कमस्टांसिस ने फोर्स कर दिया इंडिया को रिफॉर्म लाए जाएं, अदरवाइज सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गया था। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन तो देखिए सिंपल यही निकलता है कि 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे वो सर्कमस्टांशियल थे। उन रिफॉर्म्स को एक बिगर पिक्चर में देखा जाना चाहिए। बिगर पिक्चर मतलब उस किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, अगर आप कहें कि वो रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह ने लाए तो ये कहना गलत होगा। अगर आप कहें कि वो रिफॉर्म्स नरसिम्हा राव ने लाए तो भी ये कहना गलत होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि रिफॉर्म लाया कौन? उस रिफॉर्म्स को आप कंटेक्स्ट में देखिए। सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां ऐसी थी कि वो रिफॉर्म अपने आप आने ही थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि व्हाट वाज द कंटेक्स्ट, क्या कंटेक्स्ट था, किस बैकग्राउंड क्या था 1991 रिफॉर्म्स में, और क्रेडिट किसको जाता है। इस तरह से कुछ रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सर्कमस्टांसेस हमने डिस्कस किया, एक व्यू पॉइंट है, इंटरव्यू में भी काम आ सकता है। जो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो ISIS से रिलेटेड है। ISIS से रिलेटेड ये आर्टिकल है। और ग्राउंड जीरो, सैटरडे को आपको पता है ग्राउंड जीरो आता है, आज शनिवार है। और वैसे तो देखिए इस आर्टिकल में कुछ है नहीं, और मेनली यूथ जो कैप्चर हुआ है थोड़ा बहुत एक लोकल स्टोरी है। लेकिन आज काफ़ी दिन हो गए, ISIS के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। ISIS देखिए फ़िलहाल इसलिए अभी सुर्खियों में है क्योंकि एक साउथ इंडियन यूथ का जो अरेस्ट हुआ है, उन्होंने कहा कि ISIS के लिए वो लड़े थे, जाने वाले थे दोबारा से। इस तरह से काफ़ी निकल कर ये घटनाएं सामने आती रहती हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए टॉपिक हमारा ज़रूरी है ISIS का। कहते हैं कि आइडियाज़ को नहीं मारा जा सकता, बंदों को मारा जा सकता है। ये भी बिल्कुल सच है। देखिए ISIS अभी बिल्कुल जब था सुर्खियों में, उसके बाद अभी उन्होंने बहुत सारा ग्राउंड लूज़ कर दिया, यानी वो जो पीक से नीचे आ गए हैं ISIS। अगर मोसूल जिस पर अभी लड़ाई चल रही है उसको कैप्चर कर लेते हैं तो उसके बाद तो देखिए बिल्कुल ही उनको एक लेवल के बाद में खात्मा करना भी संभव है ISIS का। लेकिन अब क्या आइडियाज़ को मारा जा सकता है? अब देखिए लोन वोल्फ अटैक क्या होता है। लोन वोल्फ अटैक ये होता है, देखिए कुछ ऐसे लोग जो ISIS की जो आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं वो उनसे संपर्क करते ही नहीं, वो अपने आप से उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर लोकल कुछ बंदूक वगैरह खरीदी और लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे लोगों को कैसा रोका जाए? ऐसे लोग देखो, अगर इंटेलिजेंस क्या करती है, जो लोकल पुलिस इंटेलिजेंस क्या करती है, वो ये देखती है ना कि कौन इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है और उन पे शिकंजा कसती है। लेकिन इस तरह के लोग जो बस आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, ऐसे तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कब कैसे किस आइडियोलॉजी से प्रभावित हो, कब किसी पर अटैक कर दे। तो इन लोन वोल्फ अटैक को रोकना काफ़ी मुश्किल है। तो एक ब्रीफ में 3-4 रीजन डिस्कस कर लेते हैं कि ISIS क्यों बढ़ रहा है सभी कंट्रीज़ में, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। और देखिए कहते हैं कि ISIS चाइल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन ने हमें सब कुछ दिया, और कल्चर का आदान प्रदान, पॉलिटिकल जो उसके प्रोसेस है उनका आदान प्रदान, और इवन इकोनॉमी की जो पॉलिसीज़ है उनका भी एक यू कैन से दैट इंटरकनेक्टेडनेस हुई बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने हमें ISIS भी दिया। अब ISIS इराक सीरिया से बढ़ के ये आइडियोलॉजी यूरोप से लेके इंडिया, बांग्लादेश, यू कैन से दैट थोड़ा थोड़ा
अलग अलग पैमाने पर, अलग अलग लेवल पर हर जगह पहुंच गई है। तो एक ग्लोबलाइजेशन ने हमें ये भी दिया। और दूसरे रीजन ये देखिए, स्टेट स्पॉन्सर भी होता है कई जगह पे। ये टर्की जैसे कंट्रीज़ हैं, टर्की जैसे कंट्रीज़ ने ISIS को शुरू में पूरा सपोर्ट किया। एक वहाँ पर जब खलीफा इन्होंने बनाया था इराक प्लस में सीरिया में, तो इन्होंने एक तेल को ब्लैक में बेचते थे ISIS वाले, और टर्की वाले इसको सपोर्ट करते थे, और वही हाईवे की सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। इन्हें लगता था ISIS कुर्दिश फाइटर्स को रोकेगा। कुर्दिश फाइटर्स वो फाइटर्स हैं जो टर्की में अलग देश की मांग करते हैं, तो इनको लगा कि ISIS उन कुर्दिश फाइटर्स को जो अलग देश की मांग करते हैं उनको रोकेगा, तो इन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम पर। दूसरा, इंटरनेट आजकल हर जगह अवेलेबल है। इंटरनेट से रिक्रूटमेंट ये आसानी से कर सकते हैं, यह भी एक बड़ा रीज़न रहा ये, जिससे ISIS अपना प्रोपगेंडा फैला देता है और अपनी आइडियोलॉजी फैला देता है। चौथा बड़ा रीज़न है इसका मार्जिनलाइजेशन ऑफ यूथ। देखिए, कई अब जैसे खासकर ये जो ISIS है मुस्लिम कम्युनिटी का फ़ायदा उठाता है, यानी धर्म के नाम पे आतंकवाद फैलाता है। अब रीज़न क्या है, देखिए सिंपल टर्म्स में इसे डिस्कस करते हैं। अब जैसे यूरोप जैसी कंट्रीज़ हैं, यूरोप में कई देश हैं, जैसे आप बेल्जियम मान लीजिए, फ्रांस मान लीजिए, यहाँ पे देखिए मल्टीकल्चरलिज्म है। अब कहने को तो इनके संविधान में, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टीकल्चरलिज्म है, लेकिन जब मुस्लिम यूथ वहाँ पर जाते हैं यूरोप की कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे ये पाते हैं कि हमारे धर्म का सम्मान नहीं हो रहा है और हमारे साथ धर्म के नाम पर गलत व्यवहार हो रहा है। तो एक लेवल के बाद में इनमें भी फ्रस्ट्रेशन आती है। और देखिए, दोनों तरफ से वो होता है, एक तरफ से नहीं फैल रहा है आतंकवाद। मतलब अब अगर हम कहें कि सिर्फ ISIS की वजह से फैल रहा है, तो ये कहना गलत होगा। कंट्रीज़ की भी हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उस प्रॉब्लम्स का ही तो ये फ़ायदा उठाते हैं ISIS वाले। पॉलिटिकल यूज़ करते हैं, देखिए पॉलिटिकल यूज़ है हर जगह पे, और इवन टर्की ने यूज़ किया, और अलग अलग कंट्रीज़ ISIS अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। अलग अलग हर कोई इसके पॉलिटिकल यूज़ के लिए यूज़ करता है। इनइक्वलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल कंट्रीज़ में, हर जगह देख लीजिए, आप यूरोप में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए। तो इनइक्वलिटीज़ में जो ये यूथ हैं, आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर रिलीजन वाइज भी इनइक्वलिटीज़ हैं। आपने इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, मुस्लिम की जो सिचुएशन है काफ़ी डाउन है, और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट देख लीजिए मुस्लिम की सिचुएशन पर। तो एक लेवल से इनइक्वलिटीज़ हैं तो बहुत ज़्यादा, तो इकोनॉमिक बेसिस पर भी इनको फ़ायदा उठाया जा सकता है कि हाँ आप देख लीजिए कितना अत्याचार हो रहा है, और इस तरह से प्रोपगेंडा फैलाकर इनका यूज कर लेते हैं। फ्रैगमेंटेशन ऑफ विल पावर, जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं अब थोड़ा थोड़ा साथ आने लगी हैं ISIS के मुद्दे पर, लेकिन अभी तक इससे पहले कोई भी इन्होंने एक मात्र कंसर्टेड एफर्ट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं लगाया था ISIS को रोकने के लिए। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इतना ज़्यादा है कि अब देखिए सीरिया से इतने ज़्यादा लोग गए, रिफ्यूजीज़ गए, और रिफ्यूजीज़ की आड़ में आतंकवादी और ISIS मिलिटेंट्स भी चले जाते हैं। अब इतने ज़्यादा लोग सीरिया प्लस में इराक, अफगानिस्तान से यूरोपियन कंट्रीज़ में गए, तो अब वही वहाँ पे जाके अब लोकल नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो ऑपरेट कैसे करते हैं ISIS वाले, ये सिंपल फंडा है इनका। देखिए क्या करते हैं ये पहले सबसे पहले कुछ ऐसा शेयर करते हैं, यानी एक रेडिकलाइज कुछ शेयर करेंगे, कुछ पोस्ट शेयर कर ली जिसमें वो बताएंगे कि मुस्लिम धर्म के साथ में अत्याचार हो रहा है, इस तरह की वो कुछ पोस्ट शेयर करते हैं। फिर ये देखते हैं किस किसने लाइक किया, ये सारी उन लोगों को देखते हैं किस किसने लाइक किया। फिर ये कुछ और ज़्यादा इंटेंस शेयर करेंगे, ज़्यादा ही रेडिकलाइज्ड शेयर करेंगे। उसके बाद में ये देखते हैं कौन व्यक्ति लगातार लाइक करता ही जा रहा है, क्या कोई सेम ऐसा बंदा है जो बार बार लाइक कर रहा है उसको, कुछ उससे ज़्यादा, यानी अपना लेवल रेडिकलाइजेशन का बढ़ाते जाते हैं उस पोस्ट का। उसके बाद में अगर कोई सेम बंदा उनको मिलता है तो ये मैसेज भेजते हैं, उनको मैसेज भेज दिया, और मैसेज में देखा, मैसेज में कुछ एक ओवरचर दिया कि हाँ भाई आप ये हमारे धर्म के साथ में कुछ ऐसा बेकार हो रहा है, क्या आप कुछ सेक्रीफाइस देने को तैयार हैं या फिर कुछ लड़ने को तैयार हैं, कुछ जिहाद, मतलब इस तरह से एक यू कैन से दैट रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर वो देखते हैं किस तरह से उस यूथ को या फिर बंदे को यूज किया जा सकता है। तो ये इनकी प्रोसेस रहती है सोशल मीडिया पर। इंडिया में देखिए, इंडिया में अभी तक ये कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट नहीं है, लेकिन यस अभी कुछ लोग सामने आए हैं जो या तो लड़ने वाले हैं, मतलब पहले से पुलिस ने पकड़ लिया, या फिर खुलासा हुआ है कि वो लड़ रहे हैं। तो एक डेफिनेटली इंडिया निप इन द बड करना चाहेगा कि बढ़ने से ही रोक दिया जाए, और डेफिनेटली ये घटनाएं तो हमारे लिए कंसर्निंग है ही। तो गवर्नमेंट कैसे टैकल कर रही है, तो गवर्नमेंट कई स्टेप्स में इसको टैकल कर रही है। मॉनिटरिंग करती है फ़ोन कॉल्स की, जैसे हमारा CMS है, नेत्रा है, और ये सारे हमारे बड़े वो हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं। और इंटरनेट पे सर्विलेंस करते हैं, मॉनिटरिंग करती है,
और फ्लाइट्स मूवमेंट्स देखते हैं कौन सीरिया में, इराक़ में, या फिर जो मिडल ईस्ट की जो ये टर्मोइल कंट्रीज हैं इनमें जा रहा है, बार बार आ जा रहा है, या फिर पहले में इनकी जो पास्ट की ऐसी हिस्ट्री रही है। तो एक इंटेलिजेंस भी यूज़ करती है इंडिया। लोकल लेवल पे अभी क्या करते हैं, रिलीजन्स का यानी उलेमाज और जो है इनका सहारा लिया जा रहा है, और रिलीजियस जो लीडर्स हैं इनका सहारा लिया जा रहा है कि आप यूथ को रेडिकलाइज होने से बचाइए। पोटेंशियल टारगेट्स देखते हैं हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट पोटेंशियल टारगेट्स देखती है, जहाँ से पहले यूथ गए हैं वहाँ से जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं और पहले से भी ऐसी कोई घटनाएं या फिर कुछ आतंकवादियों में संलिप्तता निकल कर आई है, उन टारगेट्स पे उन टारगेट्स को आसानी से और अच्छे ढंग से उनको मॉनिटर किया जाए। उसके बाद में क्या है, काउंसलिंग की हेल्प भी, यानी पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग की हेल्प इस्टेब्लिश की गई। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा रेडिकलाइज हो रहा है, उसके विचार रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो एक उनकी हेल्प दी जाए, यानी उनकी काउंसलिंग करवाई जाए। यानी डी रेडिकलाइजेशन सेंटर भी हमने खोले हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना मॉडल जो है वो उसमें खोले हैं। और बीट कांस्टेबल, देखिए बीट कांस्टेबल हर चीज़ में, जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आए तो आप बीट कांस्टेबल का जरूर उल्लेख कीजिए। बीट कांस्टेबल यू कैन से डेट लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को रोकने का सबसे बढ़िया, क्योंकि बीट कांस्टेबल एक लोकल लेवल पर उसको सब पता होता है क्या चल रहा है, उसकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, और उसको भी ट्रेनिंग दी जाए। देखिए कि आप अच्छे से देखिए कि लोकल लेवल पर कुछ अगर गलत हो रहा है, रेडिकलाइजेशन की तरफ यूथ बढ़ रहे हैं तो। और इसके बाद में क्या है, डेवलपमेंट बढ़ाई जाए और जहाँ भी आपको लगता है कि मार्जिनलाइज्ड सेंटर्स हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं और डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रही है और आतंकवादी गतिविधियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है, वहाँ पे आप डेवलपमेंट लाइए। जब डेवलपमेंट आएगी तो अपने आप से ये डीरेडिकलाइजेशन की तरफ यूथ नहीं जाएंगे। और लोकल कमेटीज़ बनाइए, लोकल कमेटी जो कि एक सामंजस्य स्थापित करेगी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, ताकि कुछ कम्युनलिज्म ना पैदा हो और यूथ ना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हों पूरे के पूरे इस सोसाइटी से। इवन मदरसाज में यही सिखाया जा रहा है कि एक इंडियन कल्चर की जो प्राइड हो, उस पर हमें हमारा जो कल्चर है उस पर गर्व किया जाए। देखिए हमारे कंट्री में कुछ हो सकता है, डेफिनेटली कुछ हो सकता है कि किसी थोड़ी इनक्वलिटीज़ हो, थोड़ा कम्युनलिज्म हो, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान वो पूरे राइट्स देता है। 15-16 आप कह सकते हैं, 25 से 28 आप कह सकते हैं, इवन 29-30 भी आप कह सकते हैं। इन पूरे आर्टिकल्स में सभी धर्मों को प्रॉपर स्पेस दिया गया है और सभी किसी भी रिलीजियस के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। यानी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन हमारा देश, स्टेट इंडिया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सभी धर्मों के साथ में रहता है, तो ये अच्छी चीज़ है। और माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी इंश्योर की जाए, कहीं भी इनके साथ में अत्याचार ना हो। और सोशल मीडिया को चेक किया जाए। सोशल मीडिया में क्या होता है आजकल, मॉफ्ड पिक्चर्स, यानी एक पिक्चर्स को एडोब फोटोशॉप में चेंज करके एक गलत पिक्चर पेश की जाती है और इससे यूथ को भड़काया जाता है। तो इस पे भी स्टेट गवर्नमेंट पूरा यू कैन से मॉनिटरिंग कर रही है और लॉ भी अपने स्ट्रॉन्ग कर रही है। कुछ भी ऐसा रेडिकलाइजेशन देखने को मिलता है या फिर जो करता है, जाकिर नाइक का देख लीजिए आप, स्टेट गवर्नमेंट सख्त, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी सख्त है जाकिर नाइक पे। अब ये तो पता नहीं कि उनकी संलिप्तता है कि नहीं है, ये तो कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो है गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट लॉ, यानी लॉ बनाए भी है, यूपा देख लीजिए और भी है, और जो वैसे भी स्ट्रिक्ट है, एक्टिविटीज़ भी हैं। हम कोऑर्डिनेशन स्थापित कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, ताकि उनसे भी एक संपर्क स्थापित किया जाए, उन्होंने क्या मेथड अपनाया या फिर कुछ इंटेलिजेंस शेयर की जाए। इस मामले में भी कोई हमारा देश का नागरिक वहाँ गया है तो उनसे उनके बारे में पूछा जाए। दूसरा देखिए, महाराष्ट्र, ये सारी जो कई अच्छे पॉइंट्स थे, ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के मॉडल के हैं, इन दो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनाए हैं। तो क्वेश्चन आएगा तो हम इनके पॉइंट्स भी लिखेंगे। ये मॉडल, दोनों स्टेट्स ने अच्छा मॉडल अपनाया है रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए। तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है मेंस में, इसमें पेपर 3 में, कि ISIS की थ्रेट कितनी ग्रेव है इंडिया के लिए और इंडिया अभी क्या कर रहा है इसको निपटने के लिए। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आज ये आर्टिकल्स थे हमारे डिस्कशन के लिए। थैंक्स फॉर डिस्कशन।